हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GD एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो पिछले वीडियो में हमने देखा प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे देखिए, आप बचपन में थोड़ा चले जाइए, हम भी बचपन में ऐसा किए हैं, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो बचपन में जो घर का जो शीशा या फिर जो मिरर रहता था, वो टूटने के बाद हम लोग उसको लेकर खेलते थे। खेलते समय हम लोग क्या करते थे, जब सूर्य का प्रकाश आता था तो उसको हम क्या करते थे, रिफ्लेक्ट कराते थे उसको। जब वहाँ सूर्य का प्रकाश शीशे पे आता था तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे तरफ लाइट जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, जिसके चेहरे पे चाहे या दीवार पे हम लोग लेकर उसको खेलते थे। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये क्या शीशे का टुकड़ा है, टूट गया है, ठीक है, और ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे रिफ्लेक्ट करते थे किसी व्यक्ति के ऊपर जो भी घर के पास में रहते होते थे। तो हम लोग को बहुत इंजॉय मिलता था ऐसे करने में। हाथ में लिए, ठीक है ना, हाथ में लिए हम लोग क्या करते थे, इसको रिफ्लेक्ट करते थे और चेहरे पे जाता था। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग करते थे पहले, ये क्या है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे हम लोग क्या कर रहे हैं। हमको ये भी नहीं पता था कि हम इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या था, प्रकाश का परावर्तन, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप यदि किए होंगे ऐसा तब, नहीं तो आप करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यदि किसी चिकने तल पर प्रकाश आता है और आने के बाद टकराकर वापस लौट जाता है, तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो आप नोट कर लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो हमने इसका हिंदी नहीं लिखा, प्रकाश का परावर्तन। तो हमने अच्छे से समझ लिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, यदि कोई चिकने तल पे प्रकाश आता है, आने के बाद जब उस तल से टकराता है, टकराने के पश्चात फिर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के बहुत सारे नियम हैं। बहुत सारे नियम क्या, 2 नियम हैं। इन 2 नियम के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं फिगर के बारे में। ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। यदि कोई प्रकाश आता है तो आने के बाद क्या होता है, वो टकराता है। ये कोई क्या है, मिरर है, क्या है, समतल दर्पण। ये एक मिरर है, ठीक ना। इस मिरर के नीचे क्या किया गया, पॉलिश किया गया है। पॉलिश करेंगे तभी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारा क्या है, दर्पण है, दर्पण, इसको बोलते हैं मिरर, ये दर्पण है। तो देखिए, जो प्रकाश आता है, सबसे पहले नियम को पढ़ने से पहले ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और जब प्रकाश टकराने के पश्चात फिर उसी माध्यम में वापस लौटता है, तो इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो हमको ये चीज़ समझ में आया, जब प्रकाश आता है तो उसको हम आपतित किरण के नाम से जानेंगे। जब टकराने के पश्चात वो किरण वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, तो उस किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। देखिए, ये जो प्रकाश का जो किरण आता है तो सिर्फ एक ही बिंदु पे ऐसा होता है, एक ही बिंदु पे। तो जिस बिंदु पे आता है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे,
आपतन बिंदु, क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे। ठीक, अब देखिए हम एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करेंगे या फिर एक लंब खींचेंगे, किस पर? जिस बिंदु पे टकरा रहा है। इस बिंदु, ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब, या फिर अभिलंब के नाम से जानते हैं। क्या है? अभिलंब बोलेंगे। अब फिगर बनाते चलिएगा, अभिलंब, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अभिलंब है। अब देखिए हमने यहाँ तक देख लिया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, और हमने इसको देख लिया। दूसरा देखिए क्या है, अभिलंब से जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है, इस कोण को हम आई से जानते हैं, और इस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण बोलते हैं। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्ट होने के बाद अभिलंब से आर कोण बनाता है, ये आर कोण बनाता है, इस कोण का क्या नाम है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए हमने फिगर को अच्छे से स्टडी कर लिया। देखिए जो पहला नियम क्या है, देखिए पहला नियम ये है, आपतित किरण, आपतित किरण, नोट कर लीजिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमेशा ऐसा होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के समय आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों क्या होना चाहिए? एक ही बिंदु पर होना चाहिए। तो ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, जो आपतन कोण होता है, जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और आपतन कोण, परावर्तन कोण आर, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये, जितने कोण से प्रकाश आएगी उतने ही कोण से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित होगी। तो ये दूसरा नियम है, जिसको बोलते हैं कोण आई बराबर कोण आर। तो ये दूसरा नियम है, और पहला नियम हमने बोल दिया। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिए, और फिगर भी, डायग्राम जो भी है बनाते चलिए। ठीक है, अब आते हैं अगला टाइप का, जो दर्पण का इंग्लिश लैंग्वेज है मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर वह पदार्थ है जो, या फिर आप बोल सकते हैं वह पदार्थ जो प्रकाश का आपतित किरण जो होता है उसको नियम के अनुसार 98% भाग को क्या कर दे? परावर्तित कर दे, तो वह पदार्थ दर्पण कहलाएगा। जैसे ये देखिए, ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ, अब किस तरह का पदार्थ है ये नहीं पता, लेकिन ये पदार्थ का काम क्या है? प्रकाश आ रही है और इस भाग को क्या कर दे रही है? प्रकाश के आपतित किरण को 98% भाग को परावर्तित कर दे, तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। तो ये हमारा दर्पण का डिफिनीशन हो गया, फिर बोल सकते दर्पण यही होगा। तो आगे देखिए, अब गोलीय दर्पण, अब आते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब ये क्या होता है? यह क्या होता है? किसी खोखला गोला, किसी खोखले गोले का क्या होता है? ये भाग होता है। जिसे आप सपोज डेट मान सकते हैं गेंद,
गेंद क्या है, अंदर से भी खोखला होता है और बाहर से पूरा एक परत रहता है। तो उसी तरह क्या होता है, गोली दर्पण होता है। अगर आप गेंद को काट देते हैं दो भाग में, जैसे मान लीजिए ये गेंद है, ये गेंद है, इस गेंद को हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, ठीक ना। तो ये जो भाग मिल रहे हैं, ये भी जो भाग मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गोली दर्पण, गोली दर्पण कहलाएंगे, ठीक ना। जबकि ये क्या हो, ग्लास का हो तब, नहीं तो अब गेंद को आप गोली दर्पण नहीं बोल सकते हैं, उस तरह का शेप हो सकता है, ठीक है। तो गेंद है, गेंद को अगर हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो जो भाग मिलेगा वो गोली दर्पण की तरह होगा। अब देखिए गोली दर्पण क्या होता है हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार कितने हैं, दो हैं। पहला है अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका इंग्लिश होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा जो भाग है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अभी देखिए क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये भी क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा गेंद है, या फिर समझ सकते हैं पूरे का पूरा ग्लास है। अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा दो तरह का दो भाग मिला। एक भाग को हम उठाकर यहाँ कर देते हैं, ठीक है, उठाकर इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर, ठीक। हमने गेंद को हाफ किया और उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, यहाँ पे दो तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे एक उभरा हुआ तल है, क्या है, उभरा हुआ तल है, उभरा तल है, और दबा हुआ तल है, दबा तल, ये दबा तल है। इसी तरह इसमें भी वही हाल है, क्या है, ये उभरा हुआ तल है, ठीक, और ये दबा हुआ भाग है, दबा भाग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमको देखना अवतल दर्पण किस प्रकार का हो सकता है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए जो उभरा हुआ भाग है अगर हम उसको पॉलिश कर देते हैं किसी पेंट से लेकर, ठीक ना, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके। ये जो उभरा हुआ भाग है, देखिए उभरे हुए भाग पे हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश करने के बाद जो दबा हुआ भाग है उस पे क्या हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। ये दबा हुआ भाग है, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, ठीक। तो जिस प्रकार का ये मिरर बन रहा है, ये जिस प्रकार का दर्पण बन रहा है, इसी दर्पण को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब सेम इसी का अपोजिट दबे हुए भाग को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। दबे हुए भाग को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये दबा हुआ भाग है, अगर हम इसको पॉलिश कर देते हैं तो यहाँ पे जो उभरा हुआ भाग है वो क्या होगा, वो परावर्तक तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। हमने दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया, तो जिस प्रकार का दर्पण बन रहा है, ये कौन सा दर्पण बन रहा है, उत्तल दर्पण बन रहा है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब आगे इसमें देखते हैं, दबे हुए भाग को अगर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो किस प्रकार का दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। और उभरे हुए भाग को हम पॉलिश कर दें तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। अब आगे देखिए, अगर देखें ये जो गोली दर्पण है, ये किसी खोखले गोले का भाग है, क्या है, किसी खोखले गोले का भाग है। तो आप जानते हैं एक इसका एक केंद्र होगा, क्या होगा, इसका एक केंद्र होगा। वही केंद्र इस दर्पण के लिए ही, इस दर्पण के लिए भी होगा। जो केंद्र बनेगा उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा,
इसका ये केंद्र होगा। तो हम सपोज दैट एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं यहाँ पे भी, जिसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। तो जो केंद्र होगा, या फिर आप बोल सकते हैं वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर, या जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अब यहां पे भी इसके लिए भी क्या होगा, ये वक्रता केंद्र, यहां पे भी वही होगा, वक्रता केंद्र। तो हमने देख लिया गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने अच्छे से स्टडी कर लिया ये क्या होता है। अब आगे देखते हैं, आगे परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, संबंधी परिभाषाएं। जैसे देखिए एक फिगर बना लेते हैं, पहले हम एक दर्पण का बना लेते हैं, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। ये अवतल दर्पण है, जिसका उभरा हुआ तल को हम क्या करेंगे, पालिश कर देंगे। तो उभरे हुए तल को हम पालिश करेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा मिरर, अवतल दर्पण। क्या बनेगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मान लेते हैं मिरर क्या है, M1 है, ये M2, दो सिरे हैं। तो पहला पॉइंट डाल के लिखिए, पहला पॉइंट वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का डिफिनेशन लिख लीजिए, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ये डिफिनेशन लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं। देखिए वक्रता केंद्र का सेंटर यही होगा, वक्रता केंद्र यही होगा। और तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र है। अब आगे आते हैं ध्रुव। क्या है, दूसरा जो पॉइंट है ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल। इसका डेफिनेशन लिखिए, जो परावर्तक तल है, दर्पण का जो परावर्तक तल है, ये जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यही होगा। इस मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण का ध्रुव क्या कहलाएगा, ध्रुव यानी पोल। ठीक। अब आगे देखिए, हमने वक्रता केंद्र देखा और दर्पण का ध्रुव भी देखा। अब आगे आते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम R से डिनोट करेंगे, या फिर कैपिटल R या फिर स्मॉल r से डिनोट कर लीजिएगा। R से डिनोट करेंगे तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे आते हैं, हमने देख लिया वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए फोकस। फोकस क्या होता है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं 1 मिनट के लिए। इरेज करने के बाद हम एक
क्योंकि फोकस क्या आता है आपको समझाना अच्छे से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो, और शेयर करना मत भूलिए। शेयर करेंगे तो आपके पार्टनर को भी क्लास मिलेगा, अच्छे से अच्छी क्लास मिलेंगे। तो हम देखते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोकस, हिंदी में बोलते हैं फोकस। फोकस ये पूरा हेडिंग लिखते जाइएगा और इसका डिफिनेशन लिखते चले जाइएगा। फोकस क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, क्या ये मुख्य अक्ष, एक काल्पनिक रेखा है, ये हमारा जो लाइन गया ये इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, बहुत सारे प्रकाश आएंगे लेकिन हम दो प्रकाश को लेंगे। परावर्तन के पश्चात, क्यों परावर्तन होगा, क्योंकि पीछे पालिश किया गया, ये परावर्तक तल, यहाँ पे नियमानुसार जो परावर्तन होगा, जो नियम बताया गया था प्रकाश के परावर्तन का, उसके अनुसार यहाँ पे परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगे वह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। या फिर बोल सकते हैं अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो आप डिफिनेशन इसका लिख लीजिएगा फोकस का। हमने फोकस को अच्छे से समझा दिया तो आप हमेशा सपोज डेट मान सकते हैं ये क्या हमारा है, फोकस है। तो हम इसको इरेज करते हैं और आगे देखिए। तो हमने वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, फोकस और मुख्य अक्ष को भी हमने देख लिया क्या होता है मुख्य अक्ष। अब आगे आते हैं फोकस दूरी। ये हमारा वक्रता केंद्र C से डिनोट करेंगे, ये हमारा फोकस है तो F से डिनोट करेंगे, और ये हमारा ध्रुव है इसको P से डिनोट करेंगे। तो हम लैंग्वेज लिखते चलेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब आगे देखिए, फोकस हमने देख लिया, फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी करके यहाँ पे लिख लीजिएगा फोकल, फोकस, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में फोकल, फोकल लेंथ, फोकस दूरी या लंबाई पूछेंगे, ठीक है। तो आप फोकस दूरी लिखिए, डिफिनेशन इसका, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये f से डिनोट करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, फोकस हो गया। अब हमने अच्छे से देख लिया। अब देखिए फोकस तल क्या होता है। फोकस तल देखिए, फोकस तल जो मुख्य अक्ष पर जो फोकस है उसके लंबवत एक काल्पनिक रेखा होती है, इसी को हम बोलते हैं फोकस तल, इसी को हम बोलते हैं फोकस तल, फोकस तल। ये क्या है, फोकस तल कहलाएगा। जो मुख्य अक्ष के समांतर हो और कहाँ से होके गुजरे, फोकस से होके गुजरे, वो क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। तो इतना आप अच्छे से डिफिनेशन अच्छे से समझ गए। और क्या होता है वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। आगे अब इसी तरह का हम क्या करेंगे, अवतल, ये हम तो अवतल में देखें, उत्तल में बस थोड़ा सा चेंज होगा, फोकस भी वहीं पे रहेगा लेकिन दर्पण सब पीछे होगा। क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा। फोकस तल भी, फोकस भी सभी क्या होंगे, दर्पण के पीछे होंगे। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी हमने अच्छे से देख लिया। अब आगे देखेंगे दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिएगा, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि हम काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।